ठीक है, ये वही रेस थी, राइट, दिख रही है, और ये पीछे जाके मेरी इमेज बना रही है, कहाँ पर, यहाँ पर कहीं इसकी इमेज बन गई। भाई ये तो इन्वर्टेड बनी है, यस क्योंकि सर, मेरा ऑब्जेक्ट भी कैसा था सर, इन्वर्टेड। इसीलिए। हाँ ठीक है, तो सर इन्वर्टेड की तो इन्वर्टेड इमेज ही बनेगी। सर यहाँ पर मेरी इमेज बन गई। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पर बस मेरे को क्या बताना, मैग्निफिकेशन के लिए मुझे क्या निकालना होता है सर, बीटा और अल्फा। बीटा और अल्फा। अब ना तो मैं बीटा डी वाला ले सकता हूँ, एच ओ बाई डी ले सकता हूँ क्या यहाँ पर बीटा अल्फा? नो सर, नहीं सर, तो यहाँ पर अब देखना पड़ेगा इन्फिनिटी से। तो सपोज करो ये दोनों लेंस यहाँ पर नहीं है, तब भी रेस तो कैसे ही आ रही है बच्चों, इन्फिनिटी से ही, यस सर। है ना। तो सपोज करो मैं इसी को दूसरे में, इसको हम थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, यहाँ पर सपोज करो एक कॉपी मान देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इस डायग्राम में देखो ध्यान से, सपोज करना कि अभी भी रेस तो सर आ रही है इन्फिनिटी से, यही वाली मेरी येलो वाली रे आ रही है ना, यही मेरी कौन सी ब्लू वाली रे आ रही है, अभी सेम टू सेम। लेकिन अब मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ऐसा ही हो रहा है ना। यस सर, सही हो रहा है ना? अब जो अगर मेरी आंखें यहाँ हैं, जो मेरी आंखों पर जो एंगल बनेगा वो क्या बनाएगा, एंगल अल्फा। वो क्या होता है एंगल अल्फा। अल्फा। अल्फा सर, ये एंगल क्या हो जाएगा मेरे लिए, अल्फा। किसी को कोई डाउट? इन्फिनिटी से जो रे आ रही है उनको तो मैं सीधा ही देख रहा हूँ ना आपको, प्लेनेट को, है ना। तो यहाँ पर जो रेज आ रही है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोल दिया मैंने, थीटा। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। थीटा या अल्फा जो भी बोल रहे हो। अल्फा क्या है सर, जब मैं नेकेड आई से यानी विदाउट एनी टेलीस्कोप उस प्लेनेट को देख रहा हूँ, तो वो जो एंगल मेरी, जो विजुअल एंगल बन रहा है मेरी आई पर, जो मेरा एंगल बन रहा है आई के ऊपर, यानी जो विजुअल एंगल है उसको क्या बोल दिया, अल्फा। अल्फा, तो यहाँ पर यही होगा ना अल्फा, यही होगा ना, दिख रहा है। यस सर। यस सर। तो यही अल्फा होगा वर्टिकली अपोजिट में। यस सर। अब बात आती है सर, पहले तो मुझे ये बताओ अल्फा में किसी को दिक्कत? नो सर। सर। चलो ठीक है, अब बीटा की बात करते हैं सर। सर ये तो नेकेड आई। निकालेंगे इनकी वैल्यू बाद में, पर बीटा बताओ क्या है सर। मैं इसको दिखाई देता हूँ, पढ़ा रहे कोई बात नहीं, हमको हमारे पास दूसरा भी डायग्राम है। बीटा बताओ, बीटा क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज ऑन द इमेज। और वो इमेज कौन बनाता है, आईपीस। आईपीस। आईपीस बनाता है, वो इमेज आईपीस बनाता है। वेरी गुड। तो ये आईपीस है, इसकी इमेज कौन सी है, ये ग्रीन वाली सर। यस सर, इसने जो एंगल लिया यहाँ से, मैंने हमेशा बताया हुआ, इसके टॉप से जाया करो और देखा करो, यहाँ से मैं देखूंगा ना चीजों को, तो सर आई तो मेरी यहाँ ही रहेगी। तो जाके पीछे कर दो, कहाँ बन रही है, जो हमेशा से बनता आ रहा है सर, यही बीटा है ना। सर यस सर। कौन सा नेकेड आई से, बोलो बोलो बोलो। सर ये अल्फा वाला बता दो फिर से। हाँ देखो, अल्फा वाला तो नेकेड आई से जो बना है, नेकेड आई से तो वही बनेगा ना जो सीधा ही रे इन्फिनिटी से आ रही होंगी। लेकिन सर वो तो आई पर नहीं बन रहा था, ये तो लेंस है। हाँ हाँ, मेरी बात सुनो, सपोज करो यहाँ लेंस नहीं है सर, तो रेस कैसे आती, इसलिए तो मैंने दोबारा बताया, देखो तो रेस कैसे आती भाई, जैसे रेज उस लेंस पर टकरा रही है, पहले वाले जो टेलीस्कोप के अंदर कितने लेंस हैं अभी, दो। दो लेंस हैं। जैसा पहले लेंस के ऊपर रे टकरा रही है, अगर वो लेंस वहां ना होता, उसकी जगह मेरी आंखें होती, तब भी रेस कैसी टकराती, वैसे ही टकराती ना। यस सर। समझ में आ रहा है हेमराज? यस सर। हाँ, तो इसीलिए मैंने यही एंगल, अगर यहाँ पर सपोज करो इसकी जगह, ये तो मैं यूज कर ही सकता हूँ, इस लेंस की जगह यहाँ पर कौन होता सर, मेरी आई। आंखें होती, तब भी अल्फा यही होता ना। यस सर। हाँ, तो बस इसीलिए तो यहाँ पे मैं बनाए रखता हूँ, इसको हमने यूज नहीं करना आगे इमेज को, तो ऐसे ही रखता हूँ। तो सर अब बीटा तो यही है, बीटा में किसी को दिक्कत? बीटा जो मेरी आई बना रही है उस फाइनल इमेज से, तो फाइनल इमेज ये रही, इसके टॉप पॉइंट को देखो देखो देखो, पीछे पीछे कहाँ तक जा रही है मेरी आंखों तक, तो ये बीटा है जो हमेशा बनता है यस ना। सर। और यही बीटा Yes, होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। तो सर अब यहाँ पर मैं वही इसी इसी फिगर में कर दूं इसको भी, ये अल्फा था सर, यानी ये अल्फा था, और ये क्या था मेरा, बीटा था, यानी ये बीटा था, राइट। इनके नाम दे दो, अगर ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर पड़ा था उसकी कुछ ना कुछ तो हाइट रही होगी ना, जो इन्फिनिटी से आ रहा है उसको ए बी हमेशा बोलते हैं हम,
है ना, ये मैंने वैसे दिखा दिया, दिखा नहीं सकता ना मैं, क्योंकि वो बहुत दूर है इसलिए मैंने यहाँ नहीं दिखाया। पर उसकी जो भी हाइट होगी वो ए बी है, हमने उसको भी यूज नहीं करना। और जो इसकी इमेज बनेगी उसको हम हमेशा से बोलते आए हैं। A dash B dash. क्या ये सही ना, कई क्या नो सही सर, लिया मैंने, ए डैश बी नो डैश? सर, से उल्टा हो गए। हाँ उल्टा होगा सर, जहाँ ए डैश है वहां क्या आ जाएगा, यस। बी डैश। B dash. ठीक है, तो ये सर ए डैश, ये बी डैश। और इसका नाम हमेशा से क्या देते हैं फाइनल इमेज का? A and B. ए डबल डैश, बी डबल डैश। चलो अब अल्फा निकालना है और बीटा निकालना है। अल्फा तुम निकाल सकते हो सर, दोनों एक ही ट्रायंगल में बन रहे हैं। अगर इसको मैं दे दूं ओ नाम, इसको दे देते हैं ओ डैश, तो सर ओ ए डैश बी डैश में देख सकते हो तुम Alpha. अल्फा। अल्फा यानी, अब देखो हर बार हम बोलते थे रेज पैरेक्सियल एंगल छोटे हैं तो साइन अल्फा टेंजेंट अल्फा है ना, लेकिन ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमने हमेशा ये वाली बात तुमने सुनी नहीं मेरे मुंह से। हमने अल्फा को साइन अल्फा टेंजेंट अल्फा तो माना है, लेकिन हम उस केस में क्या बोलते हैं कि सर ये जो इमेज बनी है ना, अब ये छोटे किस वजह से हैं सर, क्योंकि ये जो इमेज बनी है, हमेशा हम ऐसे बोलते थे ना अपर्चर कैसा है, छोटा है, रेज पैरेक्सियल है, इसीलिए जो अल्फा है वो साइन अल्फा है, वो छोटा बनेगा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, लगभग अल्फा के, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, लगभग टेन अल्फा के। हमेशा से यही कहता आ रहा हूं मैं। बट अब इस केस में भी यही होगा, साइन अल्फा अल्फा के इक्वल होगा और अल्फा टेंजेंट अल्फा के इक्वल होगा। लेकिन इस केस में ये नहीं बोल सकते कि तुम अपर्चर छोटा है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव तुमने क्या छोटा लिया हुआ क्या? बहुत No, sir. ऑब्जेक्टिव तो बहुत बड़ा है, अभी भी इमेज, लेकिन अभी भी ये चीज वैलिड है सर। क्यों? एंगल अभी भी स्मॉल है, बीटा अभी भी स्मॉल है। क्यों? क्योंकि ये जो सर इमेज बन रही है वो क्या है, बहुत छोटी है. स्मॉल है। अब एक जो चांद की इमेज थी और एक जो ये इमेज है, उसके हमें पता है ना कन्वेक्स, बाकी सब छोड़ो, कन्वेक्स लेंस अगर इन्वर्टेड इमेज बनाता है तो सारी की सारी कैसी बनाता है, ओरिजिनल साइज से Small. छोटी बनाता है। सिर्फ एक केस होता है जो बड़ी इमेज बनती है, वो जो ये वाला आईपीस ने बना रखा, दिख रहा है? Vertically. तो Yes, ये sir. वाले एंगल तो छोटे ही रहेंगे अभी, इसीलिए साइन अल्फा भी छोटा है और अल्फा भी अल्फा के इक्वल इसको लिख सकता हूँ। पर इस केस में रीजन ये नहीं आएगा कि अपर्चर छोटा है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. बाकी सब यस सर। Yes, sir. तो अब अल्फा निकाल लो, टेन अल्फा, वही जो तुम करते रहे हो। अब तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, वैसे तुम खुद बताओ अब टेंजेंट अल्फा क्या आएगा, या नॉर्मल अल्फा बोलूं अब मैं इसको, बताओ क्या आएगा? A dash B ए dash डैश बी upon डैश O B अपॉन dash. परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे थे। ए A डैश dash बी B डैश, dash. B dash upon अपॉन O B dash. O B dash. ओ बी डैश क्या है? हमने Base. बोला था ये पॉइंट लगभग लगभग किसके इक्वल है, इसकी O. फोकल लेंथ। फोकल लेंथ है ना। हाँ तो इसको मैं सीधा चलो लिख देते हैं ओ बी डैश। अब लिख दूं ए डैश बी डैश तो क्या है, हाइट ऑफ इमेज, जिसको बोल दिया एच आई डैश और इसको बोल दिया एच आई। तो सर एच आई डैश अपॉन में एफ लिख दूं क्या, F. लिख Yes, दूं? sir. किसकी एफ Yes, है sir. सर, ये ऑब्जेक्टिव की है आई पीस की? Objective. क्या लिखूं? Objective. O. O. तो यहाँ पर भी सही लिख दो एफ। चले यहाँ तक हो जाएगा। सर अब बीटा निकालो। अब पहले बात ध्यान से सुनना, चलो एक बार बीटा निकाल लो फिर बात। बीटा बताओ, बीटा A dash A B dash dash. B dash. A double dash B double dash. उससे निकालोगे तो सर हाँ बिल्कुल उससे भी निकाल सकते हो, पर उस केस में फिर तुम बेस क्या रखोगे बच्चे? ए डैश बी डैश अपॉन ओ डैश बी डैश। बेस की वैल्यू पता होगा B उस केस में, double dash. O dash. बी डबल डैश ओ डैश। तो इसकी वैल्यू पता है तुम्हें? No, sir. No, sir. कैसे निकालोगे सर? तो नहीं B निकाल सकते। dash O तो हम dash बड़े ले वाले सकते ट्रायंगल हैं. नहीं लेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे सर? छोटे छोटे, वाले. उसमें से भी तो बीटा निकल सकता है। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. रीजन समझ में आ रहा है? तुम बड़े से भी ले सकते थे, लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ बेस की वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने छोटा ले लिया। छोटे के लिए तो ए डैश बी डैश अपॉन में क्या लिख दूं? B dash O B dash. dash O dash तो ये क्या है, इसके लिए ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होता है? U यू। और ई लिख दूं या ओ लिखूं? ई। E. E. हाँ ठीक है। अब यहाँ पर, अब क्योंकि यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई कर रहा हूँ यू ई, तो यहाँ पर क्या, अब तुम इसको नेगेटिव भी ले सकते हो पॉजिटिव भी ले सकते हो। मैं पूरा क्लियर करूंगा कैसे। अब यू ई को मैं क्या ले रहा हूँ अभी के लिए यहाँ पर नेगेटिव। क्यों ले रहा हूँ तुम्हें पता है सर,
क्योंकि अगर मैं कन्वेक्स लेंस की इसकी बात करूं तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर कैसा है, पॉजिटिव में पड़ा है या नेगेटिव में पड़ा है, इसके लिए नेगेटिव में। नेगेटिव में पड़ा है, लेफ्ट साइड पड़ा है, तो इसलिए क्या लिखा, माइनस का U U। E किसी को यहाँ तक दिक्कत है? नो सर। No, चलो sir. सर, ए डैश बी डैश तो कुछ भी नहीं है, एच डैश एच आई डैश ही तो है, डिवाइडेड बाय माइनस यू ई, बीटा बाय अल्फा करो फटाफट, क्या आ जाएगा सर? मैं येलो से रेड से कर देते हैं सर। बीटा है एच आई डैश अपॉन में माइनस का यू ई, और अल्फा है एच आई डैश अपॉन में एफ है, उनका ऊपर हो जाएगा एफ ओ, एच आई डैश कट गया, यस सर। आंसर क्या आ गया, एम का F O Magnification. upon F O minus U. upon minus U E माइनस एफ ओ अपॉन यू, ऐसा ही लिख दूं क्या? Yes Yes. sir. यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो बच्चे पूछो पहले, हो जाएगा, माइनस Yes, sir. एफ ओ Yes, अपॉन sir. में यू ई। तो एक बार इसको आगे करते हैं थोड़ा सा। हाँ, मैग्निफिकेशन क्या आई सर, माइनस एफ ओ अपॉन यू ई, ठीक है, ये इसका जनरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया। पहले तो यहाँ तक देख लो अच्छे से, कोई भी किसी को कुछ भी डाउट है, किसी चीज का रीजन समझ में नहीं आया, ये क्या किया, ये क्यों किया, सब पूछ लो, और जो नहीं सब कुछ समझ में आ गया तो बोल दो हो गया सर, Done, Then sir. sir डन सर। डन, चले आगे। Yes Yes. sir. यस सर। तो सर यहाँ तक आ गया, तो ये इसका क्या बन गया अब, Magnification का formula. General formula. जनरल, जैसे कंपाउंड का क्या था, MO इंटू ME, M जैसे उससे पहले वाले का क्या था, D D अपॉन upon U U, E. याद आया, याद आया? Yes sir उसमें भी माइनस ले सकते थे तुम, मैंने अब ध्यान रखना, जब उसमें डी अपॉन यू ही गए तो सर इसमें माइनस क्यों नहीं लिया था बच्चे, उसमें डी भी माइनस था और यू भी क्या था, माइनस, minus Minus. डी भी इस साइड था यू भी इस साइड था, तो दोनों कट गए थे, इसलिए आंसर क्या आया था, डी अपॉन यू। UE. हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है, चलो Yes sir माइनस Yes. एफ अपॉन यू, ठीक है। अब सब कुछ वही, अब दो केसेस बनते हैं, पहला केस क्या बनता था, कौन सी आई के लिए, Strained eye के लिए. trained eye ट्रेंड आई के लिए, अब तुमको याद ही हो गया होगा, 1/u को मैंने क्या पुट किया था, कौन 1 by बताएगा? F. 1 by F by into D 1 by plus C. 1 by F हाँ, 1/UE को पुट किया था 1/F प्लस 1/D। D. आंसर आ गया क्या, ये स्टैंड आई के लिए हो जाएगा। किसी को याद ना हो तो हमने किया था ना बच्चों, याद कर लो, 1/F Yes, पुट sir. किया था 1/V माइनस 1/U, 1/F पॉजिटिव ही था, 1/V को क्या पुट किया था, उस केस में D किया था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी कर दो, यहाँ पर ये है 1/V, इमेज का डिस्टेंस कितना होता है, V, तो V E लिख दूं यहाँ पर सिंपल, Yes, sir. yes sir सर यहाँ पर V E लिख दो, और कुछ भी नहीं है। कहाँ थे हम, हाँ यही थे ना, ये हमने पिछले वाला करा शायद, एक सेकंड रुको बच्चों, ये था, तो 1/VE माइनस का 1/U, समझ में आ रहा है क्या, हम हमेशा करते आए हैं जो, Yes, sir. Yes, sir. कोई बात नहीं, V भी उस साइड बना तो ये माइनस का हो गया था, तो सर 1/U की वैल्यू क्या, ये प्लस का हो गया था, याद है ना, क्योंकि U भी कैसा है, Negative. minus का मैं था करके दिखा देता हूँ, देखो कोई बात। सर ये फॉर्मूला लगाया था, यहाँ तक सबको, जनरल फॉर्मूला तक तो सबको समझ में आ गया ना, Yes Yes, sir. yes sir. तो sir अब इसमें क्या करना है सर, यू, अब हमने क्या देखना है, स्ट्रेन्ड आई के लिए, स्ट्रेन्ड आई के लिए अब डी पुट कर सकते हो तुम, 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, यू, अब V वहां पे जहां पर पहले VE था स्ट्रेन्ड आई के लिए, वो 1/V क्या हो जाएगा, 1 by इमेज D. कहाँ बननी चाहिए स्ट्रेन्ड आई के लिए, Sir, D. D पर. पे. डी D पर, पर. तो VE की जगह क्या लिख दोगे, D. 1/D, 1/D. लेकिन कैसा, माइनस का, क्योंकि उस साइड ही बना है ना, Yes Yes, sir. sir. हाँ, तो U भी कैसा है सर, माइनस का है, तो माइनस ऑफ माइनस 1/UE, और फोकल लेंथ कन्वेक्स की कैसी होती है, Positive. पॉजिटिव, positive में तो 1/, ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस, positive प्लस ये माइनस उधर जाके, तो 1/F प्लस 1/D, ये किसके इक्वल आ गया था, 1/U, UE. तो 1/UE को मैंने सीधा ही लिख दिया क्या, 1/F प्लस 1/D, तो स्ट्रेन्ड आई के लिए ये मैग्निफिकेशन, कोई दिक्कत,
No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. ठीक है, अब मेरी किसके लिए करोगे? Relaxed eye. Relax. करो फटाफट, सब कुछ सेम आ जाएगा, बस तुम्हें पता ही है सर, रिलैक्स आई के लिए यूई किसके इक्वल होता है? 1 1 by over F. 1 ओवर एफ के। एफ कौन सा है? आई पीस का है ना, तो एफ ई लिखो, तो Yes, एफ sir. ई के इक्वल हो जाएगा, तो ये रिलैक्स आई हो जाएगी। अभी भी वही सब हो जाएगा क्लियर, Yes, sir. Yes, कोई sir. दिक्कत? नेगेटिव No, लिख sir. देते हैं No, इसमें। sir. अगर तुम पॉजिटिव भी लिखना चाहो तो लिख दोगे, लेकिन साथ में ये बोल देना कि मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ, इसमें नेगेटिव ही आती है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हमने Yes, रीजन के हिसाब से, साइन कन्वेंशन के हिसाब से चले, सब कुछ तो सेम है हमेशा। देखो, जो अप्रोच सिंपल माइक्रोस्कोप में लगाई है वही कंपाउंड में लगाई है, वही टेलीस्कोप में लगाई है। बस Telescope क्या में। फर्क था सर? अभी फर्क सुन लो फटाफट। सर सिंपल माइक्रोस्कोप में तो एक आई पीस था, और उसमें तो मतलब बड़ी एनलार्ज इमेज, वर्चुअल इमेज बनती थी, उसका आंसर आ गया था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या था सर? 2 लेंस थे, एक कैसा था? ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्या था? Eyepiece. Eyepiece. और कौन सा छोटा था? Objective. 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 छोटा था, ऑब्जेक्टिव की फोकस लेंथ छोटी थी। तो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव के ऊपर क्या रखा, ऑब्जेक्टिव के पास क्या रखा होता है? ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव क्यों बोलते हैं? Because उसके पास हाँ, object उसके पास ऑब्जेक्ट रखा होता है, तो ऑब्जेक्ट वहां पे रखा, फोकस से थोड़ी पीछे हो गया था, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ बहुत छोटी थी। तो हमने ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था कि वो फोकस से पीछे, तो इमेज उसने वहां पर बनाई इन्वर्टेड। याद आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, तो इमेज इन्वर्टेड बनाई। जिसको याद नहीं आया वो यहाँ देख भी लेगा। ये देखो, इमेज इन्वर्टेड बनाई। फिर इस इन्वर्टेड इमेज का, जो मैंने बताया भी था कि ये इमेज थोड़ी सी छोटी बनेगी, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. बात था स्केल के अनुसार कर लेना। और उसके बाद फिर यही इमेज, अब ये वाला काम किसका हो जाएगा? Eyepiece. आईपीस का, जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप में था। फिर इसकी वर्चुअल इमेज बन गई। हमने हमेशा क्या रखा? मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला बीटा बाय अल्फा, और अल्फा इन दोनों केस में, चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप हो चाहे कंपाउंड, क्या था अल्फा की वैल्यू? D over H. T by उल्टा H. उल्टा उल्टा, H no H O H- upon D. O नॉट ओवर upon D. डी। बोला करो साथ साथ, याद तभी रहेगा। समझ में आ रहा है? अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? H over एच D. नॉट ओवर H over डी, D. दोनों केस में। सर बीटा की वैल्यू तो हमने निकाली। बीटा क्या है सर? जो इमेज ने बनाया था एंगल, तो देखा ये बीटा है। बीटा तो हर केस में लगभग वही आ रहा था, राइट? बीटा बाय अल्फा करके हमने देखा, लगभग मतलब एंगल वही आ रहा था, इसकी वैल्यू चेंज हो गई थी। यहाँ पर बीटा की वैल्यू क्या आ गई थी बताना? एच आई बाय यू ई। फिर UE. एच आई को हमने कन्वर्ट किया था, याद है? मैग्निफिकेशन Yes, में। sir. किसी को Yes, याद sir. नहीं हो तो हम कर भी सकते हैं। No, sir. याद है. याद है क्या? चलो बढ़िया। Yes, यहाँ पर sir. कन्वर्ट किया था, देखो एच आई Yes, बाई sir. यू ई लिखा मैंने, ये तो बीटा हो गया था। एच आई बाई यू ई, अल्फा था एच नोट बाई डी। फिर मैंने बस इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बना वो क्या बना सर? एम ओ इंटू MD. बी। कोई दिक्कत? Yes, No, No, sir. sir. ये वाला फॉर्मूला मैंने मैग्निफिकेशन का लगाया भी था, ये ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन थी, याद है? Yes, sir. उसके Yes, बाद मैंने एक sir. होमवर्क भी दिया था, घर से वी बाई यू की फॉर्म में करके आना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो सर अब यहाँ पर क्या है सर? बीटा बाय अल्फा। ऐसे ही सेम टू सेम काम, इसके भी दो केस आगे थे, चाहे सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो। दो केस थे, एक तो स्ट्रेन्ड आई, एक Relaxed eye. eye. Relaxed eye. रिलैक्स। सर मैग्निफिकेशन चाहे टेलीस्कोप हो चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप हो चाहे कुछ हो, मैग्निफिकेशन मैक्सिमम कब थी? स्ट्रेन्ड आई में या रिलैक्स आई में? Strained eye में. Trained Trained eye. eye. समझ में आ रहा है क्या? हो जाएगा? Yes, sir. sir. Yes, सर sir. अब यहाँ पर एक चीज और पूछ लेते हैं सर, लेंथ, ट्यूब लेंथ। क्या पूछ लेते हैं? ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ क्या होती है? ये वाली लेंथ, मतलब ये किसके बीच में लेंथ है सर? किसका डिस्टेंस है सर? दोनों लेंस के जो बीच का डिस्टेंस है। तो अब देख लो, जो नॉर्मल केस है, मान लो अगर रिलैक्स आई का केस है या स्ट्रेन्ड आई का केस है, उस केस में बताना ट्यूब लेंथ किसके इक्वल होती है सर? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो तुम्हें पता है क्या है? क्या था अभी करा था? इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या था? Focal length. Focal फोकल length. लेंथ ना, एफ O. ओ। ठीक है, O. और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, UE. इसके लिए यू ई। UE. ये ट्यूब लेंथ, ट्यूब की लेंथ कितनी होगी? एफ ओ प्लस UE. UE. ये यहाँ पे ट्यूब लेंथ है। कोई दिक्कत? No, sir. No, फिर sir. स्ट्रेन्ड आई के केस में ट्यूब लेंथ क्या हो जाएगी सर? एफ ओ प्लस यू। Done? UE. सर वैसे कैसे हो जाएगी? मैं हमेशा ये लगाता हूँ, देखो, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात करते हैं ना, टोटल लेंथ, स्केलर क्वांटिटी।
की बात कर रहे हैं, हम अभी वेक्टर में नहीं पढ़ रहे, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब बताओ रिलैक्स आई के केस में बताओ ट्यूब लेंथ, तुम खुद बताओगे, फॉर्मूला तो यही रहेगा, बताओ क्या चेंज हो जाएगा रिलैक्स आई के केस में। डी सोच के तुम्हारे पास फॉर्मूले हैं सारे, ये रहा फॉर्मूले सबके पड़े हैं तुम्हारे पास। स्ट्रेन्ड आई के केस में तुमने बता दिया आंसर, क्या आया था सर, FO प्लस यूई। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? No, sir. ठीक है, अब तुमने बताना है रिलैक्स आई के केस। FO plus FE वेरी गुड, FO प्लस FE कैसे सर? सर ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला तो यही रहेगा FO प्लस यूई, लेकिन स्ट्रेन्ड आई के केस में तुमने अभी निकाला है यूई किसके इक्वल हो जाता है? FEK. FE FE के। याद आया? देखो Yes, sir. वन बाई यूई की जगह क्या पुट किया था? वन बाय FE. FE. तो यूई FE के इक्वल हो जाता है। तो स्ट्रेन आई के केस में कई बार पूछ लेते हैं कि सॉरी रिलैक्स आई के केस में तो कई बार पूछ लेते हैं ट्यूब लेंथ बताओ कितनी है, तो बता सकते हो FO प्लस F। FP कोई दिक्कत किसी को भी? no sir हो जाएगा? yes sir चलो, देख लो अभी भी किसी को कोई डाउट है तो चलें आगे। सर Yes, sir. ये तो था रिफ्रैक्शन टाइप टेलीस्कोप। क्या होता था ये? रिफ्रैक्शन टाइप टेलीस्कोप, क्योंकि इसके अंदर कौन सा फिनोमिना यूज हो रहा है? refraction रिफ्रैक्शन। अब जो बात करेंगे, लेकिन ये जो रिफ्रैक्शन टाइप टेलीस्कोप होता था ना, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्टिव देखा है तुमने कितना बड़ा लगता है, राइट? और वो पूरा ग्लास का बनाना पड़ेगा, तो इसकी केयर करना बहुत मुश्किल था, है ना? और ये हैवी भी ज्यादा होया करता था, और मतलब इसकी कॉस्ट भी क्या होती थी, ज्यादा होती थी। ये बहुत बड़ा था, मतलब इसको मतलब वो तो बात हो गई, कोर भी इसकी थी, है ना? कॉस्ट बोलूंगा तो कॉस्ट भी ज्यादा थी, हैवी भी था, और यहाँ पर क्या आया था, केयर करना भी इसकी क्या था, मुश्किल था, बहुत हैवी था ये बाकियों के मुकाबले। तो इसके साथ क्या किया, इसका एक अल्टरनेट ढूंढा कि हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं क्या इसकी जगह। तो हमने कहा हाँ, उसका नाम क्या है, उस टेलीस्कोप का नाम है रिफ्लेक्शन टाइप टेलीस्कोप। नाम सुन रहे हो क्या है? रिफ्लेक्शन टाइप टेलीस्कोप, या इसको कुछ ऐसे बोल देते हैं क्या, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग। Telescope. Telescope. अब तुम्हें सिंपल पता लग रहा होगा इसके अंदर कौन सा फिनोमिना यूज हो रहा है, रिफ्रैक्शन। Reflection. Reflection. reflection इसके अंदर रिफ्लेक्शन यूज हो रहा है। क्या हो रहा है रिफ्लेक्शन में, पहले इसके बाद पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी और बात करते हैं। सर ये जो लेंस जो बनाया था ना सर, इसके अंदर ना कुछ डिफेक्ट्स आ सकते हैं, है ना? तुमने पढ़ा भी होगा एबिरेशंस, पढ़ा है क्रोमेटिक एबिरेशन। और एक और डिफेक्ट है जिसका नाम है सर स्फेरिकल एबिरेशन।
हेलो, सबको आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. आई थिंक कुछ डिस्कनेक्शन हो गया था। कहाँ तक थे हम? कहाँ तक सुन लिया था आप लोगों ने? So chromatic aberration. हाँ ठीक है, क्रोमेटिक एबिलिटी, हाँ इतना ही है। सबको मैं दिखाई दे रहा हूँ? सर आपकी वॉइस लैग कर रही है। सर आपकी वॉइस लैग कर रही है। भाई तो ऐसे बफर करती है सर। चलो ठीक है, यहाँ पर हुआ क्रोमेटिक एबिरेशन, स्फेरिकल एबिरेशन। स्फेरिकल एबिरेशन सुनो, ये भी डिफेक्ट है, क्रोमेटिक एबिरेशन ये भी डिफेक्ट है, पर ये किस वजह से आया है, इनका जो एक सोर्स है वो देखते हैं। सर अभी तक याद रखो, टेलीस्कोप से पहले या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले जो हम बात करते थे सर, हमने याद है हमने ऐसी ऐसी चीजें बात की थी कि सर रेज हमेशा कैसी होनी चाहिए, पैरेक्सियल। पैरेक्सियल, और और क्या नाम था, अपर्चर छोटा होता है। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों बोलते थे हम? क्योंकि अगर रेज पैरेक्सियल का मतलब समझते हो, जो ऑप्टिकल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस के पास होनी चाहिए थी, है ना? Yes, ऐसा ही sir. होता था पैरेक्सियल रेज, बताया था ये तो। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो यहाँ से पास पास हो रेज, मतलब सपोज करो ये ब्लू वाली रेज हो, है ना, ये रेड वाली रे हो, ये वाली पास पास। पर ऐसा क्यों सर? अगर सपोज करो रेज ये वाली ले लेते तो तब बच्चे ये जो डिफेक्ट आता है इसका नाम क्या है? स्फेरिकल एबिलिटी। मतलब मेरा मतलब है एक रे ये ले लेता, दूसरी रे ये ले लेता, तो क्या होता सर? इसमें ये डिफेक्ट आ जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें दिख रहा है सर, ये जो लेंस है क्या ये यूनिफॉर्म है? ये ऊपर से थिन है, नीचे से कैसा है? Thick. थिक है, मतलब बीच में से थिक है, फिर दोबारा से कैसा है? थिन। Thin. इनकी जो शेप के कारण, ये जो स्फीयर के ही तो सरफेस है ना, ये हमने एक साइड का काटा था, याद है? स्फेरिकल Yes, सरफेसेस। sir. Yes, sir. यस सर। ये जो स्फेरिकल सरफेसेस हैं इनकी ये, इसका ये यूनिफॉर्म सरफेसेस नहीं है सर। तो लाइट जब मैं यहाँ से टकराता, मतलब यहाँ से टकराता हूँ, तो ये जो बेंडिंग होती है वो कहीं और जाके मिलती है, जब यहाँ से टकराता हूँ तो बेंडिंग कहीं और से मिल रही है। हालांकि हमें पता है कि सर जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कहाँ जाती है? कौन से पॉइंट पे फोकस मिलती पे। है? फोकस पे। तो सर ये मिली तो इसने थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रेवल किया लेंस के अंदर, दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, इसने ज्यादा किया, दिख रहा है? yes, sir. तो सर ये पहले या ये बाद में मिल जाएगी, ये पहले मिल जाएगी, ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसी चीजें होंगी, हो सकता है ये पहले भी मिल जाए। तो इसके लिए फोकस क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इसके लिए फोकस क्या हो जाएगा? अलग हो अलग हो जाएगा. जाएगा। समझ में आ रहा है? इसकी बेंडिंग ज्यादा हो जाएगी, इसकी बेंडिंग कम, इन सबकी फोकस क्या हो जाएगा? अलग, क्योंकि जो डिस्टेंस इन्होंने अंदर ट्रेवल किया है वो क्या है? डिफरेंट है। इसीलिए हम कहते थे कि जो हम सारी की सारी रेज ले रहे हैं वो कैसी ले रहे हैं? पैरेक्सियल। Paraxial. पैरेक्सियल रेज लेंगे तो लगभग ये जहां पर भी टकराएंगी वो एक ही पॉइंट पे टकराएंगी, और उसी पॉइंट को हमने क्या बोल दिया? Focus. फोकस बोल दिया। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. सर इसी वजह से। अब ये डिफेक्ट आया किसकी वजह से था सर? अभी अभी मैंने बात की है, Spherical. सरफेस की वजह से आया था ना। इसकी सरफेस की बनावट ऐसी है, और ये कैसी Yes. सरफेस है सर? स्फेरिकल सरफेस है, तो इसका Spherical. नाम पड़ गया सर स्फेरिकल एबिरेशन। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो अब इसको कैसे बताऊंगा मैं सर? जो लाइट मतलब जो लेंस कन्वेक्स लेंस है या कनकेव लेंस है सर, ये जो स्फेरिकल सरफेस होती है सर, इनमें क्या होता है? ज्यादातर कई पैरेक्सियल रेज होती हैं, कई ऊपर वाली रेज होती है, कोई
जो बिल्कुल ऊपर होती है, इनको बोलते हैं मार्जिनल रेज। क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेज। सर ये जो रेज है ना, जब ये लेंस से पार आती हैं तो कोई किसी एक पॉइंट पे टच करती है, कोई किसी और पॉइंट पे टच करती है, कोई किसी और पॉइंट पे टच करती है, तो इन सब का लगभग फोकस क्या हो जाता है? अलग 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 होता है सर। तो इनका दे ऑल हैव डिफरेंट फोकस, दे ऑल हैव डिफरेंट फोकस। दैट डिफेक्ट वेयर द लाइट रे, सुनो ध्यान से, वो डिफेक्ट जहां पर लाइट रेज एक ही पॉइंट पर नहीं मिलती, द लाइट रेज डू नॉट मीट एट अ सिंगल पॉइंट। समझ में आ रहा है? द लाइट रे डू नॉट मीट एट अ सिंगल और सेम पॉइंट, है ना, ड्यू टू शेप ऑफ लेंस। उस डिफेक्ट को क्या बोलूंगा बच्चों? स्फेरिकल एबिरेशन। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, अरे मैं डर गया था भाई, मेरे को लगा कि डिस्कनेक्शन आ गया फिर से। No, समझ में sir. आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, यस sir. हाँ, सर तो बोल दिया करो। तो स्फेरिकल एबिरेशन क्या है सर? शेप के कारण है सर। इसकी जो शेप है ना वो स्फेरिकल है, मतलब ऊपर से कुछ थिक है, नीचे से क्या है, थिन है। ये वेव ऑप्टिक में भी ज्यादा क्लियर होगा, जब हम वेव फ्रंट बनाएंगे ना तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सर ये तो हो गया स्फेरिकल। तो अभी पूछे स्फेरिकल एबिरेशन का कारण क्या है, किस वजह से होती है? क्वेश्चन आ जाए तो तो स्फेरिकल उसका सरफेस के कारण। हाँ, उसके शेप के कारण सर। एक और होता है सर क्रोमेटिक। क्रोमेटिक में भी यही होता है सर। क्रोमेटिक में क्या होता है सर? क्रोमेटिक में भी रेज कोई यहाँ मिलती है, कोई यहाँ मिलती है, बट वो शेप के कारण नहीं होता। वो किसके कारण होता होगा बताओ सर? वो सब होता है, क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर। बायो में अगर पढ़ते होगे तो याद है ना, यस सर। Yes, Sir. sir. क्रोमोप्लास्ट Yes, पढ़ा sir. होगा तुमने, Yes, sir. है ना? क्लोरोप्लास्ट भी पढ़ा होगा, क्रोमोप्लास्ट भी पढ़ा होगा, क्लोरोफिल भी पढ़ा होगा। ये सारे वर्ड्स है। क्रोमोप्लास्ट शायद कलर्ड के लिए यूज होता है ना, ऐसा कुछ। Yes. Yes, यस sir. सर मेरे पास भी थी बायो। ठीक है, तो यहाँ पर मैथ्स भी थी वैसे। तो यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट वाली बात ही समझ लो। तो ये क्रोमेटिक मतलब कलर। कलर का मतलब क्या होता है यहाँ पर फिजिक्स में? वेवलेंथ तो Wavelength. सर ये वेवलेंथ के डिफरेंट, अब ध्यान से सुनना, आगे हम जब कंपटीशन में थोड़े से बहुत क्वेश्चन और करेंगे ना ऐड बोर्ड्स लेवल पे, तो नहीं तो हम पाएंगे सर ये जो वेवलेंथ है ना सर, वेवलेंथ ये किस पे डिपेंड करती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। किस पे? Refractive index. तो सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे एक और चीज भी डिपेंड करती है, फोकल लेंथ। Full. ये हमने पढ़ा देखा भी हुआ है सर, याद है क्या? 1/f इज इक्वल टू n2 माइनस n1, n2/n1 माइनस 1, 1/r2 माइनस 1/r1। Yes, sir. लेंस मेकर फॉर्मूला याद आ गया? Yes. Yes, sir. यहाँ पर क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ सर अगर ये चेंज होगा तो फोकल लेंथ चेंज हो रही है ना? यस Yes, सर sir. Yes, sir. तो सर डिफ और फोकल लेंथ और वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे भी डिपेंड कर रहा है? वेवलेंथ पे। या वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रही है, ऐसे बोलता हूँ मैं। वैसे वेवलेंथ के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड कर रहा है। तो यानी कुल मिला के सर ये बात हुई कि डिफरेंट अगर कलर है, डिफरेंट वेवलेंथ है, तो उनकी फोकल लेंथ भी क्या होगी? डिफरेंट Different डिफरेंट होगी होगी. सर। फोकल लेंथ मतलब ऑप्टिकल सेंटर से कहां तक का डिस्टेंस? फोकस तक Focus तक. तो सर अगर अब यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल व्हाइट लाइट डाली, तुम्हें पता है व्हाइट लाइट किससे मिलकर बनी है सर? 7 कलर। 7 color. सेवन Seven कलर color. विबग्योर। तो सर मैं ऊपर वाली रेज डाल रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि इसके लिए पैरेक्सियल रेज होनी चाहिए। पैरेक्सियल रेज में बताता हूँ क्या होता है। पैरेक्सियल रेज इसके लिए जरूरी नहीं, ये तो हर लेंस में हो सकता है। ठीक है सर, यहाँ सर अगर रेज आई कोई मेरी, दिख रही है, तो सपोज करो Yes, अब sir. व्हाइट लाइट है सर, व्हाइट लाइट इनके सबसे मिलकर बनी हुई है। इन सबकी वेवलेंथ क्या है? अलग अलग है। यस वोयलेट सर की अलग है, इंडिगो की अलग है, ब्लू की अलग है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन सबकी वेवलेंथ क्या है? अलग अलग है। तो सर इनकी Yes, sir. वेवलेंथ अलग है, तो इनकी फोकल लेंथ भी Focal डिफरेंट length. Focal अलग length भी है। तो different फोकल होगी. लेंथ मतलब क्या अलग होगा इनका? फोकस जहां Focus. पर ये Focus. टकराएंगी, कोई पहले चला जाएगा, कोई बाद में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये भी एक Sir. पंगे हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ, तो इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिक एबिरेशन। ध्यान से सुनना, अब इसको क्या हुआ? द रेज है ना, लेफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द लेंस और द राइट ऑफ द लेंस, ऐसे बोलो। द रेज इंसिडेंट ऑन द लेंस डू नॉट मीट एट अ सिंगल पॉइंट, दे डोंट हैव अ सिंगल फोकस। अब ये क्या शेप की वजह से हुआ? No, sir. ड्यू टू No, sir. Sir. Wavelength of. wavelength, Wavelength. difference in the wavelength of light,
द एबिरेशन इज नोन एज क्रोमेटिक एबिरेशन। Aberration. अब एक बात बताते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, स्फेरिकल एबिरेशन तो क्या है, किसके कारण है सर? Spherical shape की वजह से. शेप के Shape कारण, के शेप के कारण। क्यों बोल रहे हो सर बार बार? इसीलिए बोल रहे हैं। क्या सर शेप सिर्फ स्फेरिकल लेंसेज में होती है क्या? मिरर की भी तो शेप कैसी थी? Spherical. Spherical. spherical हमने उसको भी तो स्फीयर से काटा था, याद है? एक पार्ट से काट दिया तो कनकेव मिरर, अंदर इधर से काट दिया तो क्या हो गया था? कनकेव मिरर। Convex. कन्वेक्स मिरर अंदर से पॉलिश कर दिया था, याद है? तो उसमें भी Yes, कौन सा yes, एबिरेशन हो सकता है सर? Spherical. spherical स्फेरिकल एबिरेशन दोनों में हो सकता है सर, मिरर्स में भी और लेंस में। समझ में आ रहा है? lens में भी Yes, sir. स्फेरिकल एबिरेशन सर दोनों में हो सकता है, विद इन मिरर एंड इन lens. लेंस। लेकिन सर ये तो सर रिफ्रैक्शन के बाद ही हुआ ना सब। Yes, sir. व्हाइट लाइट जो स्प्लिट हो रही है ये सब किसमें हुआ सर? रिफ्रैक्शन के बाद। तो क्रोमेटिक एबिरेशन, तो क्या मिरर के अंदर रिफ्रैक्शन होता है क्या? No, sir. No, sir. sir. तो क्रोमेटिक No, sir. एबिरेशन सिर्फ किसमें होगा सर? Lenses में. सिर्फ लेंसेज Lens में. सर। इसका क्यों जरूरत पड़ी अभी बताता हूँ सर। स्फेरिकल किसमें होगा? क्वेश्चन आ जाए तो लिख दोगे क्या? स्फेरिकल दोनों में होता है सर, Yes, sir. मिरर Yes, में भी sir. एंड इन लेंसेज में भी। और क्रोमेटिक सिर्फ किसमें होता है? लेंस। Lenses में. और अब क्यों बताया ये? पेपर में तो चलो आ जाएगा, लेकिन बताया क्यों सर? क्योंकि हम पढ़ रहे थे अब रिफ्रैक्शन। अब सर जो हमारा टेलीस्कोप होता है ना सर, उसके अंदर हम मान क्या है ना, मैंने कि ये नहीं बोल सकते कि पैरेक्सियल रेज है, क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्टिव है बहुत बड़ा है। तो उसके अंदर ये स्फेरिकल एबिरेशन आने की संभावना ज्यादा होगी या नहीं होगी? Yes, sir. Yes, सर sir. क्रोमेटिक तो हो ही सकता है सर। तो इसी को कम करने के लिए हमने नया इंस्ट्रूमेंट बोला, उसको क्या बोला? और जो और भी इसकी डिसएडवांटेजेस थी कि ये कॉस्टली था, हैवी था, और टेक केयर अच्छे से नहीं कर सकती इसके। तो इन सबको दूर करने के लिए हमने एक नया आविष्कार किया था, उसका क्या नाम था सर? Reflecting type. रिफ्लेक्टिंग टाइप Telescope. टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप से एक नाम समझ में आ रहा है सर, ये क्या यूज कर रहा है? रिफ्लेक्शन। तो Reflection. बताओ कौन सा एबिरेशन तो चला ही गया? Chromatic. Chromatic aberration. क्रोमेटिक तो चला ही गया, क्योंकि क्रोमेटिक सिर्फ कहाँ होता है? रिफ्रैक्शन में। तो सर Refraction. रिफ्रैक्शन में होता है, तो रिफ्लेक्शन में तो क्रोमेटिक एबिरेशन होगा ही नहीं, तो क्रोमेटिक तो खत्म। एक एबिरेशन तो ऐसे ही कर दिया खत्म। दूसरा तुम्हें पता है सर वो हो सकता है, वो क्या रहा? Spherical. Spherical. अब तुम्हें Spherical चलो, aberration. अब किसी चीज को खत्म कर रहे हैं तो पहले ये पता लगना पड़ेगा ना कि ये हो किस वजह से रहा है। मैं खा खा के मोटा हो रहा हूँ मान लो, है ना? मेरे को अब सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा कि मैं क्यों मोटा हो रहा हूँ? ज्यादा खा रहा हूँ, और वो किस वजह से खा रहा हूँ। फिर देखूंगा डाइट में मेरी प्रॉब्लम है तो मैं डाइट को थोड़ा कम करूंगा, कम ऐसा ही होगा ना? करेंगे. है ना? तो इसमें भी यही देखा सर, स्फेरिकल एबिरेशन हो किस वजह से रहा है? इसकी शेप की वजह से. शेप की वजह से। इसकी तो shape हमने की इसकी वजह से. शेप ही चेंज कर दी। इस शेप को क्या लिख दिया? अब यहाँ पर जो मिरर यूज कर रहा था ना, वो नॉर्मल मिरर नहीं है, उसका नाम हो गया पैराबोलिक मिरर। कौन सा मिरर? Parabolic mirror. हमने इसकी मिरर की शेप ही चेंज कर दी, पैराबोलिक मिरर। अब यहाँ पर तुम्हारा वो है, यहाँ से इससे आगे तुमने पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत कर देता हूँ, फिगर तो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पर देखना, पैराबोलिक मिरर की ऐसा समझ लो एक प्रॉपर्टी है यहाँ पर। ये पैराबोलिक मिरर जैसे स्फेरिकल मिरर कर रहा था ना, वैसे पैराबोलिक मिरर बिहेव नहीं करेगा। देखते हैं, अभी करते हैं इसको। ठीक है, तो शेप के कारण था, तो हमने इसकी क्या ही चेंज कर दी बच्चों? Shape. शेप ही चेंज कर दी। तो अब यहाँ से कौन सा एबिरेशन कम हो गया? Spherical. स्फेरिकल। दूसरी बात भी कर लेते हैं सर, ये है क्या चीज? अब ध्यान से देखना, इसके अंदर हम क्या करते हैं सर, एक पैराबोलिक मिरर यूज करते हैं। तो उसके अंदर कैसा यूज होता है? पैराबोलिक सबको पता होगा कैसा होता है, बताओ मुझे। पैराबोलिक की शेप प्रोजेक्टाइल में पढ़ी है ना तुमने? Yes, Yes. sir. Yes, कैसी sir. होती है? So ऐसी होती है ना? Yes, sir. yes, sir. इसी को मैंने थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दिया और ऐसे बना दिया। कोई दिक्कत है क्या? No, sir. No, समझ में आ sir. रहा है सर? ये जो मिरर है ये पैराबोइडल है। पैराबोइडल क्यों बोल रहा हूँ बार बार? पैराबोलिक मिरर है। कैसा है? पैराबोलिक। Parabolic. सर Parabolic. पैराबोलिक मिरर है, होता तो नॉर्मल वैसा ही है, लेकिन थोड़ी सी इसकी शेप क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है थोड़ी सी। तो सर ये हमारा पैराबोलिक मिरर है। तभी इसका क्या यूज करेंगे अभी बात करते हैं इसके ऊपर।
सर इसका यूज करना कैसे है हमने? अब इसके अंदर हम एक पैराबोलिक मिरर को यूज करके क्या करना चाहते हैं सर? पैराबोलिक मिरर की खास बात यही है कि ये सारे, अभी के लिए ऐसा ही दिमाग में रखो, पैराबोलिक मिरर की खास बात क्या है कि ये सारे के सारे रेस को एक ही पॉइंट पर क्या कर देता है? कन्वर्ज कर देता है। तुम्हें Converge. पता है ना स्फेरिकल में यही तो दिक्कत हो रही थी सबके लिए, फोकस क्या लगा था? डिफरेंट था। डिफरेंट था ना। तो यहाँ पर ये क्या करेगा सर, सारे के सारे, क्योंकि इसकी शेप ऐसी है कि ये सारे, यहाँ से कोई रेज आए तो भी उसको यहाँ कर देगा, यहाँ से कोई रेज आए तो भी एक ही पॉइंट पर क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट करवा देगा। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है। तो सर यहाँ पर देखो पैराबोलिक मिरर है, यहाँ पर मैं एक वो कर दूंगा, एक विंडो सी बना दूंगा, लेकिन वो बात की बात है। अब सर रेज आ रही, अब ये पैराबोलिक कैसा मिरर है, कनकेव या कन्वेक्स? किसी ने पढ़ा होगा? concave, कनकेव। पैराबोलिक कैसा है? कनकेव मिरर है। Okay. सर पैराबोलिक कनकेव मिरर है तो क्या करेंगे, ये बाहर से पॉलिश होती है क्या? हाँ। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. तो सर अब रेज आ गई, मान लो कोई रेज आ गई, तो नॉर्मल केस में क्या होना चाहिए था? उसकी इमेज यहाँ बननी चाहिए थी। yes, sir. Yes, sir. ऐसा ही कुछ होता है ना। बस पैराबोलिक काम तो सब कुछ वही है, पैराबोलिक शेप इसलिए हो गई क्योंकि सारी की सारी रेस एक ही पॉइंट पर जाके टकराएं, ताकि हमारा कौन सा एबिरेशन ना हो? स्फेरिकल एबिरेशन। Spherical सर application. यहाँ पर बन तो जानी चाहिए थी, लेकिन 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 ये यहाँ पर नहीं बनेगी अभी। क्यों सर? ये रेस आएंगी तो सही, पर यहीं पे रुक जाएंगी। ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं सर, लेकिन यहाँ पर होगा। क्यों? यहाँ पर सर मैं, चलो बना ही देते हैं हम एक बार, चलो बना दो कोई बात नहीं। सर यहाँ पर आना था ना इन्होंने, लो सर आकर मिल गई, लेकिन यहाँ पर क्या रख देता हूँ मैं इनके लिए, एक और मिरर लगा देता हूँ। यहाँ पर एक और मिरर यूज होता है, उस मिरर का नाम है सर कन्वेक्स मिरर। कैसा मिरर? कन्वेक्स मिरर। अब तुम ऐसे भी लगा सकते हो उसको। उसकी कैसी साइड पॉलिश होती है? अंदर वाले side. अंदर वाली अंदर वाली। तरफ। यहाँ से अब तुम्हें पता है सर कितने मिरर लग गए यहाँ पर? Two. दो 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 मिरर। सबसे पहले मिरर, उसका नाम सर पैराबोलिक कनकेव मिरर, Concave. पैराबोलिक Concave. कनकेव मिरर। Concave. दूसरा कैसा है? कन्वेक्स मिरर। Convex. अभी तक हम जितना भी पढ़े हैं हमें समझ में आ चुका है सर, अगर दो सरफेस हो तो पहले सरफेस की जो इमेज है दूसरे के लिए कैसा काम करेगी सर? Object. Object का। Object. सर अब ये पहले की इमेज यही बनी है ना, आई डैश बोल दूं इसको। Yes, sir. सर ये इसके लिए कन्वेक्स मिरर के लिए कैसा काम कर रही है? Object ऑब्जेक्ट का। का। तो अब कनकेव कन्वेक्स मिरर का क्या काम है सर? कन्वर्ज करना या डाइवर्ज? diverge, उसको लगेगा सर Diverge. यहाँ से ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसको कन्वर्ज करने की बजाय क्या कर देगा? डाइवर्ज। diverge, ऐसा ही करता है ना कन्वेक्स मिरर, डाइवर्ज yes, करते sir. हैं। Yes, sir. ऐसे कर देगा सर कुछ। और यहाँ से सर कुछ, सपोज करो यहाँ से जो रेज आ रही थी उसको कुछ ऐसे कन्वर्ट डाइवर्ज कर देगा सर। लेकिन ये Yes, sir. आगे तो मिलती हुई नजर नहीं आएंगी, तो हमें कैसा लगता है कि ये पीछे पीछे की को। तरफ से आ रही है। तभी तो इस मिरर, इस इमेज को क्या बोलता हूँ? कौन सी इमेज? Virtual, वर्चुअली, राइट। virtual, तो ये पीछे से कहीं से आ रही होंगी, तो यहाँ पर मेरी क्या बन जाएगी? अब इमेज बन जाएगी। इसको बोल दूं क्या फाइनल इमेज? यस। Yes, कोई yes, दिक्कत? sir. देख रहे हो क्या हो रहा है इसके अंदर? दो मिरर यूज किए हैं। पहला कौन सा मिरर है सर? Parabolic. Parabolic Concave. पैराबोलिक concave mirror. कनकेव मिरर। वहां से रेज आई जहां मिलना चाहिए था, मिल गई। मिल नहीं गई एक्चुअल में। क्या ये आई डैश बनता है क्या? नहीं, ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। Virtual क्योंकि object. बन जाता अगर ये बीच में कन्वेक्स मिरर ना होता तो यही बनती इमेज, लेकिन अभी बीच में कन्वेक्स मिरर है, तो हमें तो सिर्फ एक्चुअल ऑब्जेक्ट दिखता है और फाइनल इमेज दिखती है। याद रखना, ये आई डैश क्या हमें दिखेगा क्या? No, sir. नहीं, हमें सिर्फ फाइनल इमेज दिखती है, आई। हम ये ट्रीट करके देखते हैं कि इस कन्वेक्स मिरर के लिए ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ चुके हैं सर, पहले सरफेस की इमेज दूसरे के लिए object, Object का काम। ऑब्जेक्ट का काम करती है। सर ऑब्जेक्ट का काम करती है, तो सर यहाँ पर ऐसा आ गया। इसको लगेगा कि रेज यहाँ से आ रही है, तो यहाँ से इसने डाइवर्ज किया, यहाँ से डाइवर्ज किया, तो ये फाइनल इमेज डन हो जाएगा यहाँ तक। तो Yes, final sir. virtual बनी. Yes, sir. हाँ जतिन कुछ पूछ रहे हो? नहीं सर, मैं पूछ रहा था. हाँ हेमराज बोलो। अरे फाइनल इमेज वर्चुअल बनी. हाँ बिल्कुल, अब इसके रिस्पेक्ट में, कन्वेक्स के रिस्पेक्ट वर्चुअली बनेगी बिल्कुल। डन सर. हाँ ठीक है। कन्वेक्स के रिस्पेक्ट में ये इमेज कैसी बन रही है सर? वर्चुअल बन रही है। अब ध्यान से देखना,
यहाँ पर इमेज बन गई मेरी। अब इस इमेज को क्या कर सकता हूं मैं, ध्यान से देखना, देखना भी तो है मेरे को। तो देखने के लिए कौन सा लेंस यूज करता हूँ, बताएगा कोई मेरे को? Eyepiece. Eyepiece. आईपीस। तो सर यहाँ पर एक आईपीस रख दूंगा, इसमें से यहाँ पर मैं हटा देता हूँ होल्स, मैंने बताया था ना एक विंडो बनाऊंगा, तो यहाँ पर एक Yes, sir. आईपीस रख देते हैं, रख दिया आईपीस, Yes, sir. और यहाँ पे मेरी आईज होंगी जो इसको देखेंगी। डन, ये Yes, तुम्हारा sir. हो जाएगा हमारे Yes, पास। sir. कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. No, sir. No, sir. चलो, तो यहाँ तक हमारा रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाता है। ठीक है, रे ऑप्टिक्स खत्म है। अब क्या होगा सर, ध्यान से सुनना, रे ऑप्टिक्स के जो क्वेश्चन होंगे वो तो हम करेंगे कल की क्लास में, राइट? सारे वाले Yes, जितने sir. भी आ रहे हैं, जो मतलब हमारा अपेरेंट डेप्थ तक हो गए थे ना क्वेश्चन Yes. Yes, sir. वाले, Yes, जितने भी रह sir. गए थे रे ऑप्टिक्स इसलिए नहीं करवाए मैंने कि इसके अंदर डेरिवेशन बहुत ज्यादा थे और इसके फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में रह सकते हैं, राइट? और उसको बाद में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हमने कन्वेक्स लेंस के बारे में पहले पढ़ा हुआ है 9th 10th, इसके इकट्ठे फॉर्मूले कर सकते हैं। लेकिन वेव ऑप्टिक्स अब जो स्टार्ट होगी उसके क्वेश्चंस उसके साथ साथ ही करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैंने सपोज करो इंटरफेरेंस बता दिया तुम्हें और उसके क्वेश्चन मैंने 3-4 दिन बाद करवाए तो तुम्हें साफ कुछ समझ में नहीं आया। तो वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन हमारे साथ साथ करने जरूरी है। तो वेव ऑप्टिक्स के जो कंसेप्ट होगा उसके बाद उसके क्या होंगे, क्वेश्चन। Question. Question. अभी क्वेश्चंस का लेवल उतना नहीं रखेंगे पर क्वेश्चन साथ साथ ही करने पड़ेंगे कि फ्रिंजेस कहाँ पर बन रहे हैं, फ्रिंजेस की विड्थ क्या है, ये सब क्वेश्चंस हम साथ साथ करेंगे। डन? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, Yes, तो sir. अब बात करते हैं हम वेव ऑप्टिक्स की हमारे। तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? पहले तो मुझे ये बताओ, फिर हम स्टार्ट करेंगे। No, sir. चले आगे। No, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सर अब बात करते हैं हम अपनी वेव ऑप्टिक्स की। अच्छा, रिफ्रैक्शन एक क्वेश्चन मैं जेई में भी डिस्कस करता, मैंने तुम्हारे मॉडल टेस्ट पेपर में भी देखना था कि आया नहीं, कईयों ने मुझे भेजा तो उसमें भी शायद आया हुआ है, उसमें तो नहीं, मतलब उससे रिलेटेड सीबीएसई वाले में आया हुआ है कि सर जो हमेशा आता है कि सर रिफ्रैक्शन में बताओ वेवलेंथ, वेव की स्पीड चेंज होती है ना? Yes, रे sir. रे की रे की रे की रे की तो Yes, सर sir. उसकी वेवलेंथ भी क्या होती है, चेंज Change होती है ना? Change क्योंकि होती है. वेवलेंथ डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, हमने अभी बात ही करी है सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ आपस में रिलेशन में है। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी कैसी रहती है लाइट की? Same रहती है. कैसे, सोचो, वेवलेंथ तो चेंज हो रही है सर, और हमने आज तक पढ़ा है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी। Come. तो ये क्या चीज हो गई? आंसर सही है जतिन का कि फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। क्यों रहती है? क्वेश्चन आता है ये बोर्ड लेवल के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड लेवल के लिए, अब नहीं होता इतना, शुरू शुरू में आया करता था नीट के अंदर, अब तो नहीं आएगा। सोचो, थोड़ा सोचो, दिमाग लगा पा रहे हो? मैंने 3 चीजों की बात करी है, एक तो फ्रीक्वेंसी की, दूसरी किसकी बात करी है अभी अभी? Wavelength. वेवलेंथ की, एक और चीज की बात करी है, वेव की, रे की, सॉरी रे की। अब रे भी नहीं बोलता मैं, रिफ्रैक्शन बोल रहा हूँ ना, तो मैं रे क्यों बोल रहा हूँ बार बार? मैं बोलता हूँ कि एक लाइट की बात कर रहा हूँ, तो लाइट की मैंने फ्रीक्वेंसी की बात करी है, और वेवलेंथ की बात करी है, और स्पीड की बात करी है। किसकी बात करी है? स्पीड। Speed की. तो इन तीनों को आपस में तिगड़म बिठा के क्वेश्चन का आंसर निकालो। निकालो निकालो, इन तीनों में रिलेशन है क्या सर कोई? सर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड, इन तीनों में रिलेशन है क्या कोई? आपने फोटो Yes, इलेक्ट्रिक yes, इफेक्ट sir. में करवाया था क्या कुछ ऐसा? Yes. Yes, sir. क्या होता है रिलेशन, बताओगे? V is equal to nu lambda. क्या लैम्डा? Nu lambda. म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा लिखते थे ना? हाँ, तुमने भी सही बोला, Yes. बिल्कुल। सी की जगह स्पीड होती है ना, सी स्पीड ऑफ लाइट, तो सिंपल वी Yes. लिख दो।
कोई दिक्कत है यहाँ पे? No, sir. No, फिर sir. तो v किसके इक्वल आ गया? न्यू लैम्डा। म्यू लैम्डा। चाहे इस फॉर्मूले को देखो चाहे इस फॉर्मूले को देखो, ऊपर वाले से ज्यादा समझ में आएगा। सर जब लाइट रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर जा रही होती है तो क्या सर वेवलेंथ चेंज होती है? यस सर। हाँ। सर स्पीड भी चेंज होती है? Yes, sir. हाँ। Sir. तो सर स्पीड में भी चेंज आता है, वेवलेंथ भी चेंज आता है, ये ऐसे एडजस्ट हो जाता है कि फ्रीक्वेंसी क्या रहे। Constant. Constant. समझ में आ रहा है? जितना उसमें Yes. चेंज हो रहा है उतना उसमें चेंज हो रहा है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या रह रही है? कांस्टेंट। तो याद Constant. रखना फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं नहीं होती. होती. दिमाग में रह जाएगी ये बात। Yes, sir. Yes, Sir. sir. चलो ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो हम इसके ऐसे थोड़े से क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू टाइप, मैंने देखे हैं तुम्हारे मॉडल टेस्ट पे। ये तो शायद नहीं आया था, ये आया हुआ था क्या? नो सर। So 11th में था ये. 11th में था? Yes, sir. चलो अब वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं। सर वेव ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ेंगे सर? क्या पढ़ते हो वेव ऑप्टिक्स के अंदर? वेव फ्रंट्स, हाइजन प्रिंसिपल। हाँ हाइजन प्रिंसिपल, वेरी गुड। हाइजन प्रिंसिपल क्या चीज है? ये हाइजन प्रिंसिपल, हाइजन प्रिंसिपल क्या चीज है? वेव फ्रंट को एक्सप्लेन करता है ये, मतलब वेव फ्रंट क्या चीज है? वेव फ्रंट क्या चीज होगी फिर? देखो इससे पहले जो ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे उसका नाम क्या था? Ray optic. रे ऑप्टिक्स। अब पढ़ रहे हो वेव ऑप्टिक्स। देखो वेव ऑप्टिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई थी? थोड़ा सा, बस बहुत ज्यादा बेसिक नहीं करेंगे, बहुत थोड़ा सा जिससे तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाए। सर रे ऑप्टिक्स के टाइम कौन फेमस था? जो साइंटिस्ट फेमस था उसका नाम था, पढ़ ही लोगे अब तो, क्या लिखूंगा मैं? Newton. न्यूटन। हाँ सर न्यूटन फेमस है। न्यूटन ने बताया था, एक मॉडल दिया था, उसका मॉडल का नाम था सर कॉर्पसल्स। नाम सुना है? कॉर्पसल्स थ्योरी। यस सर। तो न्यूटन ने जो कॉर्पसल्स थ्योरी बताई थी ना, तो उन्होंने बोला था कि लाइट किससे मिलकर बने होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल से, जिनको क्या बोल दिया था उन्होंने? Corpuscles. कॉर्पसल्स क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं सर। ठीक है, उन्होंने इस कॉर्पसल्स के मानकर लाइट का कौन सा फिनोमेना यूज शो कर दिया था? रिफ्लेक्शन। और क्या शो कर दिया था? रिफ्रैक्शन। लॉज भी, साइन आई, वो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर पढ़ते हैं ना जो हम, यस सर। ये भी Sir. प्रूफ कर दिए थे। तो ये सब थोड़ा बहुत प्रूफ हो गया, तो सबने सही मान लिया कि लाइट कैसा है? कॉर्पसल्स मॉडल है, सब कुछ सही चल रहा है। धीरे धीरे जो न्यूटन ने बोला है वो सही है। और रे के बारे में जब हम पढ़ने लगे तो थोड़ा थोड़ा हमें क्लियर हो गया कि हाँ रिफ्लेक्शन ही है। तो कुल मिला के ये था कि न्यूटन की बातों को सही माना जा रहा था। तो न्यूटन की बातों को सही माना जा रहा था, तो क्या हुआ उसके बाद? चलते रहे चलते रहे, फिर बीच में एक साइंटिस्ट आए, कौन? हाइजन। हाइजन ने क्या बोला भाई, लाइट रे की, जो भी तुम कॉर्पसल बोलते हो या सिंपल रे बोलते हो, उन्होंने बोला कि लाइट क्या ऐसा है कि तुम जो भी रे बोलते हो या कॉर्पसल बोलते हो, लाइट ऐसा नहीं है। लाइट कैसी है? वेव है। जो हाइजन थे उस टाइम इतने फेमस नहीं थे। तो लोग उस टाइम जो, देखो न्यूटन का तो बोलबाला था, क्योंकि न्यूटन ने बहुत सारी चीजें बता दी थी, ग्रेविटेशन वगैरह। देखा होगा सबने, सबने देखा होगा, न्यूटन ने तो बहुत चीजें बता रखी है ना। Yes, sir. तो उस टाइम जो भी बात करता था हाइजन, उसके बारे में इतना लोगों ने सुना नहीं, क्योंकि उस टाइम कौन पॉपुलर था? Newton. न्यूटन पॉपुलर। तो सबने बोला कि जो न्यूटन ने बोला है वो सही है बिल्कुल। तो हाइजन ने भी प्रिंसिपल के बारे में बात की, तो लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया। हाँ कुछ थे जो मान रहे थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो पर्सन थे वो क्या बोल रहे थे, सर न्यूटन वाली बात ही ठीक है, न्यूटन ने तो हमें फिनोमिना एक्सप्लेन भी किया है। कुछ हाइजन ने कुछ ऐसी चीजें थी जो वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया था अभी तक। तो ये सब चलता रहा चलता रहा चलता रहा, लास्ट में ये थोड़ा बहुत प्रूव होने लगा, वेव है। किसके थ्रू प्रूव हुआ ये? यंग्स डबल स्लिट हाँ, मॉडल। यंग ने हमारा एक्सपेरिमेंट दिया था एक, कौन सा? डबल स्लिट। Yeah, double slit का. तो उस डबल स्लिट से क्या हुआ कि डबल स्लिट में उन्होंने एक ऐसा फिनोमिना शो, मतलब ऑब्जर्व किया डबल स्लिट वाले एक्सपेरिमेंट से, कि जो कौन शो करता है हमेशा?
wave, wave, वेव्स। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किसको यूज करके किया? light, तो उन्होंने देखा जो रिजल्ट आए वो एक वेव्स जो आते हैं ना, जो वेव्स के थ्रू जो रिजल्ट आते हैं ना, सेम टू सेम वही रिजल्ट किसने दिए? लाइट ने दिए। समझ में आ रहा है? तो यंग ने जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने जो भी ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा कि ये जो रिजल्ट है ना, ये तभी आ सकते हैं जब लाइट कैसी हो, एक wave, वेव हो। उससे पहले हम पढ़ चुके हैं, यंग से पहले हम इंटरफेरेंस के बारे में 11th में तुमने पढ़ा होगा, इंटरफेरेंस के बारे में थोड़ा सा आ चुका होता है, वेव्स एंड ऑसिलेशन। ठीक है, वेव्स एंड ऑसिलेशन में बता सकते हैं कि हम वेव्स कैसे बिहेव करती हैं, वेव्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। उनमें से एक प्रॉपर्टी का नाम क्या है? interference, इंटरफेरेंस। अब जब इंटरफेरेंस कौन कौन करता है शो? वेव। लेकिन यंग ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें इंटरफेरेंस किसने शो किया? light, लाइट ने। तो उन्होंने बोला कि इंटरफेरेंस तो सर वेव शो करता है, लेकिन यंग के एक्सपेरिमेंट ने इंटरफेरेंस शो किया लाइट ने। इसका मतलब सर कि लाइट कैसी है? एक वेव। wave, तो यहाँ से लोगों ने थोड़ा बिलीव करना स्टार्ट किया कि हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये भी पता लगा कि सर सिर्फ लाइट ही नहीं, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन भी है ना, वो भी वेव वाला फिनोमिना शो करते हैं। पढ़ा है ना? ये कौन सा फिनोमिना होता है सर? डाइफ्रैक्शन। हमने पढ़ा था डाइफ्रैक्शन फिनोमिना, याद है? किसी को याद है तो थोड़ा सा एक्सपेंशन की बच्चे। दिव्या तुम्हारा माइक चलो ठीक है। तो यहां से पता लगा कि अब ये जो इस पूरी वेव ऑप्टिक्स में हम सारे वो फिनोमिना ज्यादातर वही डिस्कस करेंगे जो कौन शो करती है? wave, वेव। तो यहाँ पर जो लाइट को हम ट्रीट करेंगे लाइट एज अ, wave, wave, तो ये बहुत बड़ी बैटल चली सर कि लाइट ये है। तो उसके बाद थोड़ा सा एक और नया मोड आया। किसने लाया? वो बोल देते हैं कि इन्होंने लाया, इनसे पहले एक्सपेरिमेंट हो चुके होते हैं। आइंस्टीन ने, याद है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? yes sir, उसके अंदर क्या बोला था कि लाइट कैसे मिलकर बनी हुई है? photon से, photon से, तो यहाँ से एक नई ब्रांच आ जाती है फिजिक्स की, उसका नाम होता है सर quantum physics, quantum physics, तो ये अब इससे पहले जो भी पढ़ते हैं उसको अब हम क्या बोल देते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। क्या बोल देते हैं? classic, जिसमें ये रे वेव आ जाता है। समझ में आ रहा है? yes, तो Yes, आज जो sir. पढ़ेंगे हम ये सारा यही। नहीं, किसने कह दिया गलत नहीं थी? प्रतिभा गलत नहीं थी, है ना? ना तुम देखो, न्यूटन्स की तो नहीं बोल सकता मैं पूरी तरह से सही भी नहीं, पूरी तरह से गलत भी नहीं। अब मैं इन सब में से ये, अब हमारे पास दो क्वेश्चन खड़े होते हैं प्रतिभा, कि लाइट रे है या नॉर्मल वेव की तरह ट्रीट करे, या रे जो रे ऑप्टिक्स में पढ़ा है वैसे ट्रीट करे। तो क्वेश्चन आता है कि सर ये एक्चुअल में लाइट है क्या? समझ में आ रहा है? आवाज Yes, आ रही है ना सबको? हाँ। तो सर ये है या ये है? तो हम ये नहीं कह सकते कि जब वेव है, जो यंग ने बोला, तो ये वाली बात गलत होगी। इससे हमें फिनोमिना पता चले है ना लाइट के। अब Yes. इस रे ऑप्टिक्स में नहीं बोलेंगे, अब हम दो फिनोमिना स्टडी करेंगे। अब नॉर्मल जो आएगी, कॉर्पसल थ्योरी पूरी तरह से सही की बात नहीं कर पाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि अभी कॉर्पसल, न्यूटन ने तो ये बोला था कि लाइट छोटे छोटे कॉर्पसल्स हैं, तो कॉर्पसल्स टकराकर, अगर मैं किसी चीज को देख रहा हूँ, मान लो मैं पंखे से देख रहा हूँ, तो पंखे से लाइट टकरा के, यानी कॉर्पसल टकरा के मेरी आंखों पे जाकर मेरे रेटिना से टकरा रहे हैं। ठीक है, मेरे रेटिना से टकरा रहे हैं, और तभी मेरे को किसी चीज को देख पा रहा हूं मैं, ताकि मेरे को कॉर्पसल्स टकरा रहे हैं मेरे रेटिना से, और तब मैं किसी चीज को देख पा रहा हूं। अब बात आती है कि लास्ट में हम जब पढ़ेंगे ना थोड़ा थोड़ा, तो हम दो चीजों में फंसेंगे, एक तो पार्टिकल और एक wave, वेव। तो लाइट को मैं पार्टिकल बोलूं या लाइट को क्या बोलूं? वेव। ये कंफ्यूज आता है। तो इसका आंसर भी आ जाता है लास्ट में थोड़ा बहुत, पूरी तरह से तो नहीं, ना लाइट पार्टिकल है ना लाइट वेव है, और ना तुम ऐसे बोलो कि लाइट पार्टिकल भी है लाइट वेव भी है, ऐसा भी नहीं कह सकते। तो ये डिपेंड करता है, अभी के लिए तुम्हारे लेवल पे इसका आंसर क्या है सर? ये डिपेंड करता है कि मैं क्या स्टडी कर रहा हूँ, क्या स्टडी कर रहा हूँ। सपोज करो मैं पढ़ रहा हूँ इंटरफेरेंस फिनोमिना, तो तुम्हें पता है इंटरफेरेंस कौन सा फिनोमिना है? पार्टिकल का फिनोमिना है या वेव का? wave का, wave, वेव का। तो इस टाइम मैं बोल दूंगा कि लाइट कैसा बिहेव कर रही है? the wave, wave, वेव। अब
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल का फिनोमिना या वेव का? पार्टिकल। पार्टिकल। मैं ऐसे बोल दूंगा कि लाइट कैसा बिहेव कर रही है ऐसे, Particle. समझ में आ रहा है? अभी के लिए तुम्हारे लिए यही है। इसके बाद आगे अभी तक हमारे लेवल पे आगे एमएससी बीएससी लेवल पर भी बच्चों ये चीजें चलती रहती है। तो एक नई ब्रांच आ जाती है जो तोते उड़ा देती है सब बच्चों के, उसको बोल देते हैं क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स। ज्यादा क्वांटम फिजिक्स भी आ गया है ना। तो ये सब चीजें हैं, हर ब्रांच में आ जाती है, सिर्फ इसमें नहीं। अब देखो मैं 11th में जब लेक्चर ले रहा था ना, तो मैं उनको यही बता रहा था, तो इंट्रो दे रहा था उस टाइम में उनको कि जब तुम 11th में फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हो ना जिसमें सारी ब्रांचेस के बारे में बताते हैं यस कि सर। कौन कौन सा पढ़ोगे तुम। हाँ, तो उसमें मैं बता रहा था उनको, तो उसमें मैं यही बोल रहा था कि सर ये क्वांटम है। एक बच्चा बोल रहा है मैकेनिक्स, एक बोल रहा है फिजिक्स, तो वो बोलते सर ये क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फिजिक्स क्या सेम चीज है? बात सेम है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स एक ब्रॉड ब्रांच है। अगर मैं सपोज करो फिजिक्स बात करूं नॉर्मल, तो फिजिक्स में बहुत सारी ब्रांचेस है ना, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना ये सब। यस Yes, सर। sir. यस सर। हाँ, तुम्हारे पहले ही बनी हुई है। तो मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह छोड़ो, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं, याद आया? ठीक है, Yes, sir. मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो गया, चलो इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोल दो। और न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हो ना। हाँ, तो अब क्या हुआ, जब हर केसेस में हम कुछ ना कुछ डिस्कस करते हैं, जब मैं छोटे लेवल पे चला जाता हूँ ना, जैसे छोटे लेवल की बात करूं, अगर इलेक्ट्रोडायनामिक्स में चार्ज मेरी बॉडी के ऊपर बात कर रहा हूँ, मेरी बॉडी का चार्ज है, तो ये मैक्रो फिनोमिना या माइक्रो, बड़े लेवल का या छोटे लेवल का? माइक्रो। बड़े लेवल का। नॉर्मल नॉर्मल है ना, मेरी हाइट तो बड़ी है, नॉर्मल। मैं अब किसी इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ, उसको नेक्ड आई से देख सकता हूँ ना, यस सर। तो सर Yes, वो sir. कैसे होते हैं? मैक्रो, है ना, मैक्रो फिनोमिना। और एक एटम की बात करूं, एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो वो कैसा है? माइक्रो। Micro. माइक्रो फिनोमिना है। तो जब मैं छोटे लेवल पे बात करता हूँ, इससे भी छोटे पे आ चुके हैं हम, कैसे लेवल पे तुमने पढ़ा होगा? नैनो। Nano. सर इससे भी छोटे लेवल पे आ जाते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन से भी छोटे, प्रोटॉन से भी छोटे, मान लो क्वार्क्स, इन सब के जो बिहेवियर है ना, वो क्या हो जाते हैं? थोड़े चेंज हो जाते हैं। तो हम जो नॉर्मल थ्योरी होती है, जैसे यहाँ पर जो नॉर्मल थ्योरी थी वेव ऑप्टिक्स, है ना, Yes, याद है? sir. वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, इसको मैंने क्या बोल दिया था? क्लासिकल थ्योरी, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही यहाँ पर जो मैक्रो में जो यूज हो रही है उस थ्योरी को क्या बोल दिया? क्लासिकल थ्योरीज बोल दिया, मान लो। तो इनके लिए तो ये सही है, जैसे ही मैं छोटे लेवल पे जाता हूँ इनका बिहेवियर थोड़ा सा क्या हो जाता है? चेंज, जिनको मैं पहले वाली थ्योरी से एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाते। नहीं कर पाता। इसीलिए इन सब के लिए एक नई ब्रांच आई, जिसके लिए मैंने क्या बोल दिया उसको? Quantum. क्वांटम। तो अगर मैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को स्टडी कर रहा हूँ क्वांटम की हेल्प से, तो उस सब्जेक्ट को क्या बोल दूंगा? क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टडी कर रहा हूँ क्वांटम की हेल्प से, तो क्या बोल दूंगा? क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक। क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर मैं मैकेनिक्स मतलब जिसमें मैं फोर्सेस के बारे में बात करता हूँ, मोशन के बारे में बात करता हूँ, तो अगर उसको स्टडी कर रहा हूँ किसकी हेल्प से? क्वांटम की हेल्प से, तो इसका नाम क्या बोल दूंगा? Quantum. क्वांटम मैकेनिक्स। और इन मैकेनिक्स। सबको इंक्लूड करके जब बात करूंगा तो उसको क्या बोल दूंगा? क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम समझ में आ रहा है? फिजिक्स। ये ऐसी ऐसी ब्रांचेज है, जब तुम ये सारे सब्जेक्ट जो है जो तुमने नाम पढ़े हैं ना, ये सारे, ये तुम एमएससी लेवल पे पढ़ोगे। अगर तुम फिजिक्स वगैरह पढ़ते हो ना, या बीटेक में पढ़ोगे, तो कुछ एक तो बीटेक में भी पढ़ लोगे, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो अब पढ़ते हो तुम, ये बीएससी में पढ़ते हो और एमएससी में पढ़ते हो। समझ में आ रहा है ये चीजें? यस सर। हाँ, अभी देखेंगे क्वार्क से मिलकर ही प्रोटॉन बने होते हैं, अप डाउन क्वार्क ऐसे ही, ठीक है। चलो, तो अब हम पढ़ रहे थे वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में अभी तो हम क्लासिकल थ्योरीज ही पढ़ रहे हैं ये सब। सर वेव ऑप्टिक्स में क्या है? लाइट को एज ए क्या हमने समझ लिया सर, वेव को कैसे करेंगे हम? Light. लाइट की तरह। हाँ, तुम एम्स वाले हो, लाइट की तरह बिहेव करोगे, थोड़ी बहुत तो तुम भी पढ़ोगे बच्चों, लाइट की तरह। लाइट को किसकी तरह बिहेव करोगे? वेव की तरह से। अब लाइट वेव है तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज अब कैसी होंगी? वेव्स की तरह। क्योंकि इस फिनोमिना, मैंने बोला ना, जो एक्सपेरिमेंट मैं स्टडी कर रहा हूँ वो किस बेसिस पे कर रहा हूँ, वही बताएगा कि मेरे को लाइट रे है या लाइट पार्टिकल है या वेव। वेव है। Wave. तो यहाँ पर पहले ही मान के चल रहा हूँ वेव, तो यहाँ पर जो भी फिनोमिना स्टडी करूंगा वो सारे कैसे फिनोमिना होंगे? Wave phenomenon. वेव फिनोमिना, यानी डाइफ्रैक्शन, ये भी वेव फिनोमिना है। और
इंटरफेरेंस, ये भी क्या है, वेव फिनोमेना जो हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। लाइट ट्रेवल्स इन अ, क्या पढ़ते थे, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, पढ़ते थे, Yes, Yes, sir. sir. पढ़ते थे ना। तो यहाँ पर ये चीज भी थोड़ी सी दूर होगी कि लाइट डू नॉट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। वो कौन करेगा प्रूव, थोड़ा बहुत, डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, डेफिनेशन तो सबको याद होगी, डाइफ्रैक्शन क्या होता है, बोलो बोलो, डाइफ्रैक्शन क्या होता था, बेंडिंग ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है, आवाज आ रही है ना मेरी, Yes, sir. बेंडिंग ऑफ लाइट, जब लाइट बेंड करती है तो उसी में ही बता सकते हैं कैसे होगा। तो डाइफ्रैक्शन, ये सब चीजें अभी स्टडी करोगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे हाइजन। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है थोड़ा बहुत। सर आई थिंक आ गए होंगे क्या, मैम आ गए क्या, मैम आ गए? यस सर। ओह ठीक है ठीक है ठीक है। कराने से करा लो, कोई ना, मैं वेट कर नहीं लेती हूँ। वो जेई के बच्चे बैठे होंगे ना मैम। हाँ हाँ तो हाइजन प्रिंसिपल की बात करेंगे हम, थोड़ा सा पढ़ के आ रहा है इसके बारे में। हाइजन प्रिंसिपल में हमने दो प्रिंसिपल की बात करेंगे, जिसके अंदर हम किस चीज को डिफाइन करेंगे, एक तो वेव फ्रंट। और दूसरी चीज होती है वेव लेट्स। समझ में आ रहा है? Let's. तो Yes, sir. इस यहाँ से हमारी शुरुआत होगी पूरी हाइजन की। तो इतना ही था बेसिक वगैरह। कल से हम मतलब नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट कर देंगे वेव ऑप्टिक्स, लास्ट चैप्टर, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. ओके।